हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर को। आज से शुरू करेंगे। अभी तक हमने जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किया हुआ है। यह आज से हम अगस्त 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक लेक्चर के साथ ही अलग अलग सेक्शन वाइज कंप्लीट किया हुआ है, जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर के पोर्शन को भी कंप्लीट करेगा। जैसे जनवरी माह के करंट अफेयर को जनवरी माह के करंट अफेयर, फरवरी माह का राज्य व्यवस्था, मार्च का, इसी तरीके से सभी सीक्वेंस की राज्य व्यवस्था को एक में देख के, एक साथ लेक्चर को देख के आप अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ इस करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह जो टॉपिक रहे हैं, इनमें सबसे पहले उनके मेजर टॉपिक को देखते हैं कि जो 2023 में क्या टॉपिक है। इसी तरीके से वही सीक्वेंस है जो अभी तक कंप्लीट कराया गया है कि पहले राज्य व्यवस्था आएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भी परिशिष्ट और संक्षिप्त सुर्खियाँ, गवर्नमेंट स्कीम। इसी तरीके से इस मैगजीन को कंप्लीट करेंगे जैसा कि अभी कर चुके हैं। आज के हमारे इसमें टॉपिक श्रृंखला को देख लेते हैं, जिसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के बारे में है। फिर आता है भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक के संदर्भ में ये प्रमुख टॉपिक है। इसी तरीके से चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में टॉपिक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अधिनियम के तहत है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में टॉपिक मध्यस्थता विधेयक के संदर्भ में, फिर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। संक्षिप्त सुर्खियां रहेंगी जिसको हम एक एक करके देखेंगे। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अगस्त माह में शमशाम की घटनाक्रम रहा, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ क्या शमशाम की घटनाक्रम रही, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात के बारे में, भारत में स्टार्टअप्स के बारे में, CSR के बारे में, स्वयं सहायता समूह, भारत नेट परियोजना के बारे में, इन सब के बारे में अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसी के साथ ही सुरक्षा से संबंधित टॉपिक में जैसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में, फिर पढ़ेंगे अंतर सेवा संगठन विधेयक के बारे में, और इसके संदर्भ में कुछ सुर्खियां रहेंगी, उन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। इसी तरीके से पर्यावरण में क्या अगस्त माह में शमशाम की घटनाक्रम रहा, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वाटर ट्रेडिंग, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम के बारे में, कृषि वानिकी, ज्वारीय ऊर्जा, इसके संदर्भ में प्रमुख में इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। इसी के साथ ही सामाजिक मुद्दे के कवर अप किया जाएगा। सामाजिक मुद्दे के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, इन सबको कवर अप करेंगे। इसी के साथ ही संस्कृति के संदर्भ में क्या क्या टॉपिक रहे, जैसे श्री इंदुबंधु घोष के बारे में, शतरंज विश्व कप के बारे में, संक्षिप्त सुर्खियों में जैसे भौगोलिक संकेतक के बारे में पढ़ेंगे, माई लारा पंथ के बारे में, सीताकली लोक कला और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सभी के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। एथिक्स से संबंधित क्या टॉपिक रहा है उसको भी देखेंगे, और सुर्खियों में रही योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्वामित्व योजना और भारत नेट और आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत उसका पहला टॉपिक आएगा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ेंगे कि यह संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया, इसकी क्यों आवश्यकता रही और इसमें क्या बदलाव हुए और ये कब लाया गया था, इसके संदर्भ में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी हुई है। तो यह किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? राष्ट्रपति जी के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को। इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो सर्वप्रथम 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी हुई थी, और इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता में वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया गया था, और इस समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था।
तो सर्वप्रथम इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने के संदर्भ में हुई थी। फिर 2018 में श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की शुरुआत का मसौदा प्रस्तुत किया था और यह समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। बाद में सरकार ने इस प्रस्ताव को संशोधित भी किया और इसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया गया था। इसके बाद से इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त समिति के पास भेजा गया और संयुक्त समिति ने इस विधेयक में व्यापक बदलाव भी किए और समिति द्वारा किए गए बदलावों का हवाला देते हुए 2022 में सरकार ने पीडीएफ विधेयक 2019 को वापस ले लिया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनता की राय जानने के लिए डीपी विधेयक 2022 का मसौदा तैयार किया और यह विधेयक संसद से पारित होने के बाद यह अधिनियम बन गया। 2023 में यह अधिनियम बन गया। अब जानते हैं इसके सबसे पहले महत्व के बारे में जानते हैं कि डीपी के अधिनियम के महत्व के बारे में कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका पहला पॉइंट आता है कि इसके जरिए कम से कम व्यवधान के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े कानून को लागू करने और डेटा फिड्यूशरीज द्वारा डेटा के उपयोग में तरीके से जरूरी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए किया गया। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस आता है कि इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। और इसका तीसरा पॉइंट आता है कि यह ईज ऑफ लिविंग जो जीवन जीने की सुगमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत इसके प्रमुख इंपॉर्टेंस है। अब आता है डीपी अधिनियम के 7 प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत कि इसके 7 प्रमुख सिद्धांत देखते हैं जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है कि सहमति के आधार पर कानूनी रूप से मान्य और पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डेटा के उपयोग का सिद्धांत। दूसरा आता है उद्देश्य तक सीमित रहने का सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के लिए बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाना। डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जितना निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। चौथा आता है डेटा सटीकता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटा सही और अपडेटेड रहे। फिर आता है भंडारण सीमा का सिद्धांत जिसके अंतर्गत डेटा को केवल तभी तक भंडारित करना जब तक कि निर्धारित उद्देश्यों को इसकी सहायता आवश्यकता हो। फिर आता है उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी उपायों का सिद्धांत, जवाबदेही का सिद्धांत जिसके अंतर्गत डेटा सुरक्षा के सिद्धांतों डीपी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित प्राधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन तथा दोषी पर दंड आरोपित करने या जवाबदेही सुनिश्चित किया जाएगा। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके इम्पोर्टेंस 7 प्रमुख सिद्धांत हैं। आप जानते हैं डीपी अधिनियम 2023 के बारे में कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं या किस तरीके का अधिनियम है। डीपी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा या डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना होता है। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है और केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी। वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसे व्यक्तिगत डेटा कहलाता है और यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा संग्रहण, भंडारण और कोई उपयोग या डेटा फिड्यूशरी का कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं की डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है और यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिसने डेटा संबंधित है कि अधिकार से व्यक्ति के कर्तव्य को निर्धारित करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब आता है अधिनियम के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में कि इसकी विशेषताएं देखते हैं कि यह किस पर लागू होता है और इसके विवरण को देखते हैं कि यह इसके तहत भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग पर लागू होंगे जहां कोई डेटा डिजिटल रूप में एकत्र किया गया हो, कोई डेटा जैसे गैर डिजिटल रूप में एकत्र किया गया हो बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे और यदि इस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना होता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं जिसके अंतर्गत पहला आता है कि किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड डेटा होना चाहिए और यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है और यदि कोई व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। इसके संदर्भ में
अब आता है सहमति के संदर्भ में कि डेटा प्रिंसिपल द्वारा की गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसीड किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार होता है। ऐसे मामले में जिसमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी और किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। इसके संदर्भ में सहमति के संदर्भ में फिर आता है भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के बारे में कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा DPBI का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि नियमों के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना है। दूसरा आता है डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना और तीसरा आता है प्रस्तावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और DPBI ने ऐसे किसी निर्णय के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली अधिकरण में अपील की जा सकेगी। इसके संदर्भ में अब आता है डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा आता है व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना। तीसरा आता है कि एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा और मृत्यु तथा अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की गई शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए, जिससे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके संदर्भ में डेटा फिड्यूशरी के दायित्व के संदर्भ में कि डेटा फिड्यूशरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीकों को निर्धारित करने वाली एक निकाय होती है। इस इकाई में डेटा की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित किया जाता है। डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना। डेटा ब्रीच की स्थिति में DPBI और प्रस्तावित व्यक्तियों को सूचित करना होता है और उद्देश्य पूरा हो जाने पर कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के बारे में या SDF के बारे में कि केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूशरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी घोषित कर सकती है और यदि वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करती है, डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम करती है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। SDF के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी, एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होते हैं। अधिनियम के तहत दी गई छूट के अंतर्गत डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरी के दायित्व को निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला मामला आता है जिस पर यह लागू नहीं किया जाता है सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियां, अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए, स्टार्टअप्स या डेटा फिड्यूशरी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए, कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्याय को बेनामीकीय संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भारत में प्रोसेस किया जाएगा और इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित को कुछ गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों में छूट दे सकती है। इसके संदर्भ में कुछ छूट प्राप्त है। अब आता है बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के संदर्भ में कि किसी भी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिसमें बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना, उसे लक्षित करना, विज्ञापन करना होता है। फिर आता है भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण करना, जिसमें सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है और जुर्माने के संदर्भ में यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है, जैसे बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ का जुर्माना और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करके 250 करोड़ का जुर्माना लगाना इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान है। अब आते हैं कि अधिनियम की सीमाओं के बारे में जानें कि अधिनियम की सीमाओं में पहला आता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में कि राज्य को राष्ट्रीय सूचना जैसे आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट दी गई है, जिसका कारण होता है कि जितना आवश्यक है उससे अधिक डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और उसका रिटेंशन हो सकता है और इसमें निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इन्हें छूटों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी एजेंसियों राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकों से संबंधित डेटा एकत्र कर सकती है और इसकी सहायता से निगरानी के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और यहाँ तक कि सामाजिक जीवन की संपूर्ण प्रोफाइल बनाई जा सकती है।
अपर्याप्त सुरक्षा उपाय होना, मुआवजे का प्रावधान होना, शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण का होना है तथा आरटीआई से छूट होना, अस्पष्ट परिभाषा होना तथा कुछ अधिकारों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया। आगे की राह में देखते हैं कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर नियंत्रण होना चाहिए। डेटा अधिकार होना चाहिए जिससे डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए और फिर समय अवधि तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही ये प्रमुख आगे की राह में हो सकता है। फिर आता है, जानते हैं कि डेटा पोर्टेबिलिटी के अधिकार और भुला दिए जाने के अधिकार के बारे में कि डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए और अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं में उपयोग हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने हेतु अधिकार देता है। भुला दिए जाने के अधिकार के अंतर्गत यह कंटेंट को मिटाने के अधिकार, ताकि आम लोगों को ऐसे डेटा या कंटेंट नहीं पहुंच सके। इसके संदर्भ में ये प्रमुख अधिकार है। अब आता है जीडीपीआर या डीपीडीपीए के बारे में। जीडीपीआर जनरल डेटा संरक्षण विनिमय के बारे में। यह दो तरीके से व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है, जिसमें स्वचालित तरीके और गैर स्वचालित तरीके आते हैं। स्वचालित तरीके के अंतर्गत यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी द्वारा पूरी तरह आंशिक रूप से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर होता है और गैर स्वचालित तरीके से यह प्रोसेसिंग किए गए व्यक्तिगत डेटा पर फाइलिंग सिस्टम का हिस्सा या बनेगा। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने क्षेत्रों के लिए इसकी आयु घटाकर 13 वर्ष कर दी गई है। डेटा में सेंधमारी की सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकरण को 72 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। साथ ही यह प्रभावित डेटा सब्जेक्ट को भी सूचना दी जानी चाहिए। जीडीपीआर में कि अपनी जगह पर किसी भी नामित करने का अधिकार शामिल नहीं होता है, जिसमें पोर्टेबिलिटी अधिकार शामिल होता है। जीडीपीआर डेटा को किसी तीसरे देश के स्थानांतरित करने के लिए विशेष तंत्र या व्यवस्था को निर्धारित करता है, जैसे मानक अनुबंध संबंधी प्रावधान और बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम होते हैं। विशेष परिस्थिति में डेटा नियंत्रक या प्रोसेसर दोनों ही डीपीओ नियंत्रण नियुक्त करने पर बाध्य होते हैं। डेटा नियंत्रक या डेटा प्रोसेसर के लिए आवश्यक होता है कि प्रोसेसिंग गतिविधियों में रिकॉर्ड को बनाए रखें। इसके संदर्भ में अब आता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है। यह बाद में डिजिटलाइज किए गए गैर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर भी लागू होता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डेटा के प्रोसेसिंग के लिए माता पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है और यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा में हुई सेंधमारी की सूचना देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। अधिनियम को किसी नामित करने के लिए एक अतिरिक्त अधिकार शामिल होता है, जबकि पोर्टेबिलिटी के अधिकार को छोड़ दिया जाता है। साथ ही डेटा प्रिंसिपल के अनुरोधों का जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इस अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने के लिए कोई स्थानांतरण तंत्र या व्यवस्था नहीं है और यह केवल महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी द्वारा ही डीपीओ की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें यह डीपीओ डेटा संरक्षण बोर्ड के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह अधिनियम आरओपीए को बनाए रखने के लिए डेटा फिड्यूशरीज पर कोई दायित्व निर्धारित नहीं करता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख है, इसके डिफरेंसेस है। अब आता है भारत में आपराधिक कानूनों में अधिकार के संदर्भ में कि रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉ के बारे में कि हाल ही में सरकार ने भारत में मौजूदा आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में 3 संशोधन विधेयक को पेश किया हुआ है। 3 विधेयक पेश किए हुए हैं। इन 3 विधेयकों के अंतर्गत पहला विधेयक आता है भारतीय दंड संहिता, जो 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। दूसरा आता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह यह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की जगह लेगा। और फिर आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास विचार करने के लिए भेजा गया। अब जानते हैं कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान हेतु इसमें केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सम्मिलित रूप से लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। दूसरा आता है कि समय पर न्याय प्रदान करने हेतु की जटिल कानूनी प्रक्रियाओं या संसाधनों की कमी के कारण कई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं और जेलों के लिए ऐसी कैदियों की संख्या 70% होती है। दोषसिद्धि दर में वृद्धि हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में निहित क्षमताओं के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते और इन क्षमताओं में निम्नलिखित शामिल है: अपर्याप्त फोरेंसिक जांच होना, पुलिसिंग संबंधी कमियां होना, कानून प्रबंधन पर शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि इसके संदर्भ में।
अब आता है आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास हेतु और वे औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने हेतु कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक अतीत पर आधारित है और इस कारण इसमें कुछ ऐसे कानून या प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो देश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक और अप्रयुक्त होते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान हैं। अब पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जिसकी जगह है नया कानून भारतीय दंड संहिता की जगह यह लाया गया है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में आई हुई थी उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रतिस्थापित किया गया। आईपीसी देश में दंडनीय अपराधों के लिए प्रमुख कानून है। यह इसकी पृष्ठभूमि को देखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन? 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य था मौजूदा न्यायालयों को क्षेत्राधिकार शक्ति नियमों के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करना होता है। इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा तैयार किया और यह मसौदा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित होता है और इसे औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बाद में इसमें किए गए संशोधन 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी को कानूनी रूप देने में देरी हुई है और इसलिए यह 1860 में अधिनियमित हुआ और 1862 में इसे लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसमें कई संशोधन किए गए और इन सभी परिवर्तनों और संशोधनों के लिए एक जटिल कानून संहिता भी बना दी गई। अब आता है कि इसके संदर्भ में कि चार्टर अधिनियम जो 1833 में आया था उसके अंतर्गत कुछ निम्न प्रावधान किए गए थे, जिसमें विधान परिषद के रूप में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई थी। विधि सदस्य का एक पद सृजित किया गया था जिसे गवर्नर जनरल की परिषद में, और विधि आयोग की नियुक्ति भी इसके अंतर्गत की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और उसी के तहत ही प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। अब आता है कि इस नई विधेयक के लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य आता है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना, दूसरा आता है कि कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और तीसरा आता है कि मौजूदा कानूनों को आमजन की वर्तमान स्थिति में प्रासंगिक बनाना है। अब आता है कि विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो जिसमें पहला आता है राजद्रोह या सेडिशन के संदर्भ में, कि इस विधेयक में राजद्रोह जो आईपीसी की धारा 124(1) के तहत संबंधी अपराध को हटा दिया गया और इसके बजाय यह निम्नलिखित दंड का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत पहला दंड आता है कि अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। दूसरा आता है अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना। तीसरा आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना होता है। इन अपराधों में संकेतों या शब्दों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल होता है। इन अपराधों के लिए 7 वर्ष तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसके संदर्भ में। फिर आता है आतंकवाद के संदर्भ में कि विधेयक में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। आतंकवादी कृत्यों को निम्नलिखित शामिल होता है, जिसमें हत्या करने, जीवन के लिए खतरा पैदा करने या भय संदेश पैदा करने को, बंदूकों, बमों, खतरनाक पदार्थों का उपयोग करना इसके संदर्भ में आता है। संपत्ति को नष्ट करना आवश्यक सेवाओं को बाधित करता है। गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम जो 1967 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, संधियों को शामिल गतिविधियां जैसे विमान को गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लेना या बंधक बनाना होता है। संगठित अपराध के संदर्भ में, संगठित अपराध में यह विधेयक संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है, जिसमें पहला आता है कि निरंतर गैरकानूनी गतिविधि जैसे अपहरण करना, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा करना और वित्तीय घोटाला और साइबर अपराध आते हैं। दूसरा आता है जैसे हिंसा, धमकी, अन्य गैर कानूनी तरीके से अपराध करना, भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना, अपराध सिंडिकेट के सदस्यों में उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने पर व्यक्तियों का अपराध करना होता है। संभावित प्रभाव के बारे में आता है, जिसमें पहला आता है व्यक्तिगत व्याख्या, जिसमें आपराधिक गतिविधि की अस्पष्ट परिभाषाएं उसके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं। साथ ही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कारण भी बनती है, जिसमें विध्वंसक गतिविधियों को किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों को उकसाना या डराना जैसी चीजों को आतंकवादी कृत्यों में शामिल किया जाता है।
पुलिसिंग संबंधी शक्तियों में वृद्धि होती है और मौजूदा मुकदमों में विलंब जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके संदर्भ में प्रमुख है। अब नेक्स्ट आता है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023 के बारे में, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया हुआ है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि इस संहिता में भारतीय दंड संहिता 1860 के सहित कई अन्य अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए हुए हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसे सीआरपीसी को सर्वप्रथम 1882 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके बाद से इसमें कई संशोधन किए गए। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन के अंतर्गत 1898, 1923 और 1955 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और भारत में विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश भी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी को 1973 में निर्माण किया गया था। अब देखते हैं विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि जैसे विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संदर्भ में कि इसके तहत पहली बार अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास 1/3 अवधि को हिरासत में लिया है या उसे जमानत पर रिहा किया है। फिर आता है कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में लिया है या उसे निजी बॉन्ड पर रिहा किया हुआ है या उन अपराधों पर लागू नहीं किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मोड पर सुनवाई के संदर्भ में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का होना, फॉरेंसिक जांच होना, हस्ताक्षर या उंगलियों की छाप का होना, कार्यवाहियों के लिए समय सीमा निर्धारित करना तथा अपराधी की गैरकानूनी में सुनवाई, जिसके अंतर्गत घोषित अपराधी को गैर मौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई करने और फैसला सुनाने का प्रावधान किया गया। सजा के मामलों में राजनीतिक छूट पर रोक दी गई है, जिसके अंतर्गत मृत्युदंड को मात्र आजीवन कारावास में बदला जाएगा और आजीवन कारावास की सजा को 7 वर्ष के लिए कैद से कम नहीं किया जाएगा। इसके संदर्भ में इसके संभावित प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि मामले का शीघ्र निपटान करना, कि विभिन्न न्यायिक कार्रवाइयों और आरोप पत्रों के निर्धारित हेतु समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इससे समय पर न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। दूसरा आता है प्रौद्योगिकी का एकीकरण होना, जिसमें फॉरेंसिक जांच तथा परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रावधान किया गया है। पीड़ितों के अधिकार में सुधार किया गया है, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है, चाहे वह अपराध कहीं भी हुआ हो। जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता होना और हिरासत की अवधि में वृद्धि करना इसके संदर्भ में प्रमुख संभावित प्रभाव है। अब आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया हुआ है। अब इसके अंतर्गत यह कानूनी कार्रवाइयों में साक्ष्य स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है, जिसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसे 1872 में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना होता है और इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और निर्णय सुनाता है। एक मौलिक या प्रक्रियात्मक कानून नहीं होने के कारण साक्ष्य संबंधी कानून विश्लेषण कानून की श्रेणी में आते हैं, जिसमें विश्लेषण कानून उन नियमों या विनियमों का समूह होता है जो साक्ष्य दलील जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून से संबंधित होते हैं, जिसमें मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति के अनुरूप होता है। अब जानते हैं विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डेटा स्वीकार्यता का होना या डिजिटल रिकॉर्ड स्वीकार्यता होना, कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जाएगा। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन लोकेशन संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल के रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत इसमें जांच के दौरान किसी भी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। संयुक्त सुनवाई के संदर्भ में, जिसमें संयुक्त सुनवाई से तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से होता है, जिसमें संयुक्त सुनवाई किसी अपराधी या किसी एक आरोपी द्वारा कबूलनामा तथा दूसरे आरोपी को प्रभावित करता और साबित हो जाता है, जिससे इस दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। इसके संदर्भ में कुछ दो विधियां हैं, जिसमें मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि का इसमें उल्लेख किया गया है। तो जानते हैं कि मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि क्या होती है। मौलिक विधि वह विधि होती है जो कानून प्रस्ताव में कॉमन सांविधिक संवैधानिक न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत कुछ उदाहरण हैं जिसमें दंड विधि, संपत्ति कानून आदि होते हैं।
दूसरी आती है प्रक्रिया विधि, जिसमें यह विधि अधिकारों को लागू करने या इनका उल्लंघन करने की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करती है, जिसमें अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करती है और इसके साथ ही है सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि इसके अंतर्गत, यह प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आती है। अब इसके संभावित प्रभाव को देखते हैं, जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होना, निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना। इसमें निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में की सुधारों की संभावना से इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता के साथ साथ यह तालमेल पर भी निर्भर करती है, जिसमें आपराधिक कानून में सुधारों की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब यह शुरुआत, निर्माण, कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और नियमित निरीक्षण जैसे कठिन चरणों से होकर गुजरेगी। तो इसमें 3 ही प्रावधान है जिसको रिप्लेस किया गया है, उसके बारे में इनको विस्तृत में चर्चा की गई है। अब आता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि के संदर्भ में विधेयक 2023 लाया गया है, उसके संदर्भ है कि क्या क्या प्रमुख प्रावधान है और इसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें विधेयक 2023 को पेश किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि यह विधेयक चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 को निरस्त करता है, जिसमें इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पदावधि को विनियमित करता है। इसमें चुनाव आयोग के कार्य संचालन और उससे संबंधित उसके अधीन आने वाले विषयों के लिए प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। फिर आता है CEC और EC की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो इसको जानने के पहले हम अनुच्छेद 324 के बारे में पढ़ेंगे, जो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। अनुच्छेद 324 को भारत चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति जिसे समय समय पर निर्धारित करता है। अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत का राष्ट्रपति CEC और EC की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करेगी और इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिसमें यदि कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत इस समिति में सदस्य शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के पहले CEC और EC की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, तो विधेयक की मुख्य विशेषताएं और उसके विवरण को देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी नियुक्ति के संदर्भ में देखते हैं कि CEC और अन्य EC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। जो चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, और इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल होते हैं। अब आता है चयन समिति में शामिल होते हैं। फिर आता है खोजबीन समिति। खोजबीन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। CEC और EC की योग्यता के आधार पर इसमें ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद पर समकक्ष रैंक पर होता है, ऐसे पद पर रह चुका है, जिसमें ऐसे व्यक्ति के पास अनिवार्य तौर पर चुनाव के प्रबंधन और चुनाव कराने का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसके संदर्भ में पदावधि और कार्यकाल के संदर्भ में देखते हैं कि CEC और अन्य EC का पद ग्रहण करने की तिथि कुछ है माह वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो पद से पहले रहेंगे। CEC को या अन्य EC पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, और जब किसी EC या CEC के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसका कार्यकाल EC और CEC के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में देखें तो इसका जो वेतन एवं भत्ते कैबिनेट सचिव के समान होते हैं। पद से हटाना और त्यागपत्र प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत CEC के उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वैसे संसद के दोनों सदनों को सत्र के एक ही सदन में हटाने के लिए पारित किया जाता है और राष्ट्रपति पर एक आदेश जारी कर उसे पद से हटा दिया जाता है। CEC को उससे पद से हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से पारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या से बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। अब जानते हैं कार्य संचालन के बारे में कि इनका कार्य किस तरीके से किया जाता है। कि यह चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से किए जाएंगे, जिसमें CEC और या EC की राय में किसी विशेष राय पर मतभेद है तो उसमें निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा। इसके संदर्भ में अब आता है विधेयक से जुड़ी चिंताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होना, निष्पक्षता एवं तटस्थता का होना, तथा इसमें पात्रता मानदंड में दिया गया है
सीईसी या ईसी की स्वतंत्रता के संदर्भ में कि यह राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में लाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की अवधारणा के विपरीत होगा। आगे की राह में देखते हैं कि ईसी को पद से हटाना चाहिए, कि संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 5 में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संशोधन में अन्य दो चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान ही बनाया जाना चाहिए, जिससे पद से हटाने के मामले में ईसीआई के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण मिल सके। बहुहितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए, वरिष्ठता का सिद्धांत होना चाहिए और व्यापक परामर्श होना चाहिए, जिसके अंतर्गत विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों के व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है चुनाव प्रक्रिया और सुधार के प्रमुख पहलू के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि या न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उसमें सुधार के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में चुनावों के महत्व और लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक प्रगति पर उसके प्रभाव पर विश्लेषण किया गया है। इस चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है। इस पहलुओं में निम्नलिखित पॉइंट शामिल है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह सामान्य या एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व का होना, उम्मीदवारों के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता का होना और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं एकल मतदाता सूची के बारे में। सरकार द्वारा एकल मतदाता सूची को एकल बनाकर उसके डेटाबेस में समेकित करके दोहराए समस्या दूर कर सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती है। इसके साथ ही वर्तमान प्रावधान के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में दो प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, जिसे सामान्य मतदाता सूची या पृथक मतदाता सूची कहा जाता है। सामान्य मतदाता सूची को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार या प्रबंधित किया गया है और पृथक मतदाता सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई भारत में संघ या राज्य स्तर पर होने वाले चुनावों जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं आदि का संचालन करता है और राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 के तहत स्थानीय निकायों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एसईसी का गठन किया जाएगा। सीईआर में तैयार किए गए या आने वाली बाधाओं के संदर्भ में पहला आता है स्थायी मतदाता सूची का अभाव होना, दूसरा आता है चुनावी क्षेत्रों में परिसीमन उसका समय होना और संवैधानिक चुनौती के संदर्भ में होता है। अब आता है रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर नजर डालें तो जिसके अंतर्गत ईसीआई ने मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव करने और एकल मतदाता सूची को लागू करने के पहले सभी कारकों पर विचार करने पर एक व्यापक योजना तैयार की हुई है, जिसमें ईसीआई को सीईआर तैयार करने के पहले संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और उसके संघवादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और ईसीआई एक विधिक प्रावधान या वैकल्पिक तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आधार संख्या प्राप्त गैर नागरिक सीईआर में शामिल ना हो पाए। इसके संदर्भ में अब आता है चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाओं के संदर्भ में कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार चुनावी उम्मीदवारों या घोषणाओं तथा शपथ पत्रों की दाखिल करने के रोकने के लिए कठोर कदम उठाए, जिसमें निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अनुसार चुनावों में उम्मीदवारों के लिए उनकी संपत्ति, देनदारियों और शिक्षा आदि के बारे में जानकारी देते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य है और झूठी जानकारी देना कानून का उल्लंघन करना तथा आरपीए की धारा 125A के तहत एक दंडनीय अपराध होगा। इसकी समस्याओं में यह झूठी स्पष्ट शपथ पत्र मतदाताओं को भ्रमित कर उनकी पसंद को प्रभावित करता है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में आता है कि यह सरकार को शपथ पत्रों के लिए सत्यापन शुरू करना चाहिए और जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी डेटा के बारे में तुरंत निर्वाचन आयोग को सूचित किया जा सके। आरपीए 1959 में झूठी घोषणा या शपथ पत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अयोग्यता संबंधी मामले को शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी मुकदमेबाजी कानूनी प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों को कमजोर कर देती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। अब तीसरा आता है मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करने के संदर्भ में।
विधायिका में युवा प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे युवाओं के मुद्दे जोर शोर से उठाते हैं, युवाओं की चिंताओं का समाधान करते हैं, राजनीतिक संवाद के रूप में बदलाव लाकर सरकार के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर होने वाले विचार विमर्शों का सही दिशा में करते हैं। वर्तमान प्रावधानों को देखें तो वर्तमान में चुनाव लड़ने की आयु जो है वह लोकसभा के अनुच्छेद 84 और विधानसभा के अनुच्छेद 173 के तहत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसी तरह से राज्यसभा में अनुच्छेद 84 और विधान परिषद में अनुच्छेद 173 के तहत चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष निर्धारित है। इससे संबंधित समस्याएं एवं मुद्दों को देखते हैं कि लोकसभा में केवल 2.2% सांसदों की ही आयु 30 वर्ष से कम है और मतदान में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष के बीच समानता नहीं है। इसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में भारत की युवा आबादी की भागीदारी कम है। एशियाई के अनुसार 18 वर्ष से कम युवाओं के लिए इन उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं। अब आता है रिपोर्ट के लिए कुछ सिफारिशें की गई, जिसके संदर्भ में पहला आता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को कम करने का सुझाव दिया गया है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम करने के लिए युवाओं को लोकतंत्र में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। इसके साथ ही है युवाओं में राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकारों, राजनीतिक दलों, युवा संगठनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 के बारे में। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया और यह विधेयक अधिनियम बन गया है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि जीएनसीटीडी अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश 2023 को प्रतिस्थापित करेगा और यह अध्यादेश दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे इस अध्यादेश में जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसे जारी किया गया। अब आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकरण किया गया है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। इसमें विशेष दर्जे के संदर्भ में के.एस. बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। इस संशोधनों के तहत संविधान में 239 ए को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा या मंत्रिपरिषद के रूप में युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया और वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के लिए कार्य करता है। अब आता है दिल्ली विधानसभा की शक्तियों के बारे में कि दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। साथ ही यह दिल्ली सरकार के समान विषयों पर कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं। जीएनसीटीडी अधिनियम के बारे में जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा को तैयार करता है और इसके तहत विधानसभा की शक्तियों में एलजी की विवेकाधीन शक्तियों और इसके सरकार के कामकाज में एलजी की जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किया गया। अब आता है कि दिल्ली की शासन व्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, इनको देखते हैं। जैसे अस्पष्ट स्थिति का होना कि अनुच्छेद 239 के तहत अनुच्छेद 1 में पढ़ने का यह स्पष्ट होता है कि यूटी पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। हालांकि दिल्ली को विशेष स्थिति में प्रशासनिक प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति जैसे राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संदर्भ में कि दिल्ली के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। इससे राष्ट्रीय गौरव, देश की छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को प्रभावित होने से संभावना होती है। निर्णय लेने में देरी होती है, जिससे कि एलजी और निर्वाचित सरकार के बीच असहमति के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। इससे शासन में अक्षमताएं और अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। अब आता है अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में। इस प्राधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर दिल्ली के एलजी की सिफारिशें करना है। इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं तो इसमें अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, जिसमें प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।
एलजी की शक्तियों के बारे में, एलजी ऐसे मामले में जिसमें एलजी पूर्णतः अपने विवेक कार्य करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है। पहला आता है कि ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु उन्हें एलजी को सौंपा गया है। दूसरा आता है ऐसे मामले जिसमें एलजी को कानून द्वारा अपने विवेक से कार्य करना होता है। और तीसरा आता है ऐसे मामले जिसे एलजी की कोई न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। एलजी की प्रमुखता के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें विवेकाधिकार का विस्तार होता है और इसके तहत वह एनसीसीएस की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है और उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मंत्रियों द्वारा मामले के निपटान के संदर्भ में देखते हैं कि तो इसमें कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के मामले में उन मामलों में एलजी की राय और उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिस मामले में निम्नलिखित पॉइंट शामिल है। पहला आता है कि दिल्ली में शांति व्यवस्था का होना, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकारों के बीच संबंध होना, विधानसभा के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना तथा विघटन करना, ऐसे मामले जिन पर एलजी अपने विवेकाधिकार के आदेश देता है। सचिवों के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि संबंधित विभाग के सचिवों को ऐसे मामलों जो दिल्ली सरकार के विवाद का कारण बन सकते हैं एलजी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने होंगे। अब आते हैं इस अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख समस्या है, जिसमें पहली आती है केंद्र सरकार की शक्तियों के संदर्भ में कि इसमें कानून केंद्र सरकार की दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का नियंत्रण प्रदान करती है। इस जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला होना तथा इसके अंतर्गत नेक्स्ट समस्या आती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन होना, एलजी के विवेकाधिकार में वृद्धि होना और विवादास्पद मामलों के संबंध में स्पष्टता न होना इसके संदर्भ में प्रमुख समस्या है। आगे की राय में देखते हैं कि यह ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की प्रशासन प्रणाली को लंबे समय तक परिवर्तनशील रही है, जिसमें अधिक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए निम्नलिखित विचारों को व्यवहार में लाया जा सकता है, जैसे अलग अलग मॉडल का होना कि संघीय जिले के रूप में राजधानी, शहर राज्य के रूप में राजधानी, राज्य में एक शहर के रूप में राजधानी और एक पूर्ण राज्य के रूप में राजधानी निर्देशित होनी चाहिए। निर्णयन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और कार्यक्षेत्र का सीमांकन होना तथा परिवर्तनकारी शक्तियों के संदर्भ में इसमें अलग अलग प्रावधान करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब आता है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, कि यह सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि यह एक विधायी प्रस्ताव होता है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत या शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकती है। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। इसका अर्थ होता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन की किसी सांसद द्वारा ही लिया जा सकता है। संवैधानिक अनुच्छेद या लोकसभा में कार्य संचालन के नियम के संदर्भ में जाने तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत इसमें वर्णित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में कोई आधार निर्धारित नहीं आवश्यक है। यह जब नोटिस में आधारों पर उल्लेख किया जाता है तो सदन में उसे पढ़ा जाता है, तब भी उसे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा नहीं होते हैं। अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य प्रक्रिया, जिसमें सदन में विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह सरकार अपना बहुमत विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। फिर लोकसभा का अध्यक्ष परीक्षण करता है और अविश्वास प्रस्ताव सही या नहीं उस पर विचार करता है। नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सदन की अनुमति मांगता है। इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में पक्ष में हो। यदि कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने की पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं तो सदन में पेश करने की अनुमति देता है और अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर तारीख में 10 दिन के भीतर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अब आता है अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रभाव, जैसे राजनीतिक शून्यता होती है, प्रशासनिक चुनौती होती है, संसदीय दक्षता होती है और राजकोष पर बोझ पड़ता है। निष्कर्ष के तौर पर समझें कि भारत में संसदीय इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी। तब से अब तक संसद में कुल 26 अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है, जिनमें 25 अविश्वास प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है और 1979 में केवल एक अविश्वास प्रस्ताव को कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और यह रिकॉर्ड सरकार को चुनौती देने के अवसर की व्यापकता साथ ही भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता को भी दर्शाता है। इसके संदर्भ में
अब आता है मध्यस्थता विधेयक 2023 के बारे में कि हाल ही में संसद के दोनों सदनों में मध्यस्थता विधेयक 2023 को पारित किया हुआ है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान एक अधिनियम तरीके से बढ़ावा देना है। मध्यस्थता विधेयक 2023 के बारे में कि मध्यस्थता को परिभाषित करना कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल होती है। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता का होना, मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद होना, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का होना, मध्यस्थता के लिए समय सीमा निर्धारित होना, भारतीय मध्यस्थता परिषद का स्थापना किया जाना जिसका उद्देश्य मध्यस्थता को बढ़ावा देने से है, भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करना और मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना होता है। अब आता है एमसीआई में निम्नलिखित शामिल होते हैं जैसे अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य और 3 पदेन सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है। यह एमसीआई द्वारा मध्यस्थता के करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के लिए परिभाषित होता है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण की मध्यस्थता करता है। सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन किया जाता है जिसमें 3 मध्यस्थों की एक पैनल होती है जिसमें के क्षेत्र में निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित किया जाता है। परिवर्तनीयता के संदर्भ में मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णय को बाध्यकारी और परिवर्तनीय होते हैं। मध्यस्थता के फैसले में 90 दिनों के भीतर समक्ष चुनौती दी जा सकती है। वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में जानें कि एडीआर क्या है। एडीआर उन अलग अलग तरीकों से बारे में बताता है जिनका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान करते हैं। एडीआर तंत्र में मध्यस्थता के अलावा निम्नलिखित कानून होते हैं। पहला आता है माध्यस्थतम के बारे में। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पक्षों की सहमति से विवाद को एक या एक से अधिक मध्यस्थों में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद के लिए बाध्यकारी निर्णय देते हैं। दूसरा आता है सुलह के संदर्भ में। यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया होती है जिसमें एक तीसरा पक्ष भी होता है जो सुलहकर्ता कहते हैं। इसमें सुलहकर्ता विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने के पक्षों पर सहायता करता है। बातचीत या समझौता वार्ता के अंतर्गत यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया होती है जिसमें विवाद की बातचीत के जरिए समाधान निकालने के उद्देश्य के बाद में बीच वार्ता शुरू की जाती है। अब आता है कि भारत में एडीआर को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए जिसमें पहला आता है भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 तथा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2019 पारित किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू किया गया। संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा के लिए एनडीआईएसी की स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को पारित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान किया गया। अब जानते हैं मध्यस्थता विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके संदर्भ में एक समर्पित अधिनियम का अभाव होना, न्यायालय में बोझ की कमी होना, सौहार्दपूर्ण समाधान होना, सिंगापुर कन्वेंशन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, मध्यस्थता की लागत में कमी करना और समय की बचत इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट रहे। अब आता है विधेयक से संबंधित चिंताओं में कि जैसे ऑनलाइन मध्यस्थता होना, पूर्व अनुमोदन होना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुद्दा होना तथा यह गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड या दायित्व निर्धारित नहीं किया गया। आगे की राय में देखते हैं कि सरकार से संबंधित विवादों को शामिल करना चाहिए, गोपनीयता संबंधी समझौता होना चाहिए, साथ ही गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में या दंड या दायित्व का प्रावधान किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों की सूची में कुछ विवादों को हटाया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट है। अब आता है सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए उनके बारे में कि हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि ये दिशा निर्देश भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम की दिशा में 2022 का विस्तार है जिसमें उपभोक्ता मामले का विभाग सक्रिय रूप से इन दिशा निर्देशों की निगरानी व कार्यान्वयन करता है। यह विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को दंडित किया गया है। इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में देखते हैं कि सभी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए जिसमें पहला आता है प्रकटीकरण के संदर्भ में विज्ञापनकर्ता या इन्फ्लुएंसर के लिए सभी भौतिक संबंधों जैसे मौद्रिक या अन्य पारितोषिक, निःशुल्क उत्पाद आदि का खुलासा अनिवार्य होता है जिसका उल्लेख ईमानदारी या स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ताकि औसत उपभोक्ता के बारे में इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
विज्ञापन प्रायोजित सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे हैशटैग हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जाए। यथोचित उत्तरदायित्व का होना, जो गहन समीक्षा करने और उनके सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर के लिए प्रमाणीकरण के लिए बारे में बताना चाहिए। एक डिस्क्लेमर होना चाहिए जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी पुष्टि पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखें। फिर इन्फ्लुएंसर के बारे में यह पंजीकरण होना चाहिए, जो भारतीय प्रतिभूति या विनियामक बोर्ड में पंजीकरण के बाद बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं तथा बैंकों जैसे नियमों पर निवेश संबंधी सलाह देती है। और अन्य वित्तीय इन्फ्लुएंसर के पास भी उचित प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे भारतीय बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण में इसका प्राप्त लाइसेंस होता है। आखिर इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों रही, इनके संदर्भ में देखते हैं कि ये उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं, जिसमें लोग सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पर विश्वास करते हैं और वे जो कुछ भी कहते हैं और जिस चीज़ का प्रसार करते हैं उनका अनुसरण करने लगते हैं। इससे वित्तीय क्षति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इन्फ्लुएंसर के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार के संदर्भ में कि सोशल इन्फ्लुएंसर के बाजार का तीव्र प्रसार हो रहा है, जिसे वर्ष 2025 तक इसका मूल्य 2800 करोड़ रुपए तक हो सकता है। सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर के लिए स्पष्टता का होना कि ये दिशा निर्देश सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर को उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता करेंगे। साथ ही ये निर्देश उनका अनुसरण करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति अधिक संवेदनशील ही बनाएंगे। भ्रामक मार्केटिंग का होना कि यह सूचित करता है कि यह विज्ञापन करना ही एक विज्ञापन है। इसके अलावा वे स्वयं की बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं या बीमा, स्वास्थ्य एवं पोषण उत्पादों या सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। निष्कर्ष के तौर पर समझें तो ये दिशा निर्देश उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे। साथ ही यह भ्रामक विज्ञापनों को रोक लगाकर विज्ञापनों में पारदर्शिता लाएंगे। इसके अलावा ये उत्पादों को प्रचार सामग्री की पहचान करने, उत्पादों और सेवाओं पर सोच विचार करने का निर्णय की मदद करते हैं। इसके संदर्भ में अब आते हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के बारे में कि हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 पारित किया गया है, जिसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित किया गया है। अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो यह भारत में जन्म एवं मृत्यु के विनिमय पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति प्रावधान करती है और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह अधिनियम राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसमें रजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु रिपोर्ट सौंपने के लिए कुछ विशेष लोगों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चे के नाम के बिना ही जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके संदर्भ में अब आता है जन्म और मृत्यु अधिनियम 2023 के बंधों पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि जन्म एवं मृत्यु का एक डेटाबेस होना चाहिए और इस अधिनियम में उपबंध किया गया है कि भारत का रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया। आधार से लिंक कराने के संदर्भ में नंबर दर्ज किया गया है। कनेक्टिंग डेटाबेस होगा जिसके अंतर्गत जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने और बनाए रखने में अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग होना अपील प्रक्रिया होगी और इस अधिनियम से कुछ संबंधित चिंता है, जिसमें यह मूल अधिकार के विरुद्ध है तथा यह आयु संबंधी एकमात्र निर्णायक प्रमाण है तथा यह निगरानी की स्थिति को भी पैदा करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि निष्कर्ष में अपने कार्यान्वयन में यह अधिनियम ई गवर्नेंस से मदद करता है और इस अधिनियम के में डेटाबेस को डेटा के व्यवस्थित संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें फिर भी उपयुक्त मुद्दों के निपटने के लिए सरकार की गोपनीयता और निगरानी से संबंधित मजबूत कानून लाने की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में देखते हैं। पहला आता है प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 के बारे में। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण 2023 राज्यसभा में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को प्रतिस्थापित किया गया और यह अधिनियम देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग में पंजीकरण को शासित करता है। विधेयक के मुख्य प्रावधान पर नजर डालें तो केंद्र सरकार ने देश में एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को नियुक्त कर सकती है और यह साथ ही पीआरजी के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने का अधिकार होता है। आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधियों के जुड़े अपराधों में दोषी व्यक्तियों को पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें पीआरबी अधिनियम 1867 के तहत उल्लिखित कुछ कृत्यों का अपराध तथा उस श्रेणी से हटा दिया गया है जिसमें उदाहरण के लिए आपराधिक मामले की अनुचित घोषणा पत्र होती है।
किताबों को पीआरबी के 2023 के दायरे से बाहर कर दिया गया है और इस कारण से एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। विधेयक के इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो यह पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसमें साथ ही प्रेस और पत्रिकाओं की गवर्नेंस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखता है और विशेष रूप से छोटे तथा मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर बनाता है। अब जानते हैं पीआरबी अधिनियम 1867 के बारे में, जिसे वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। और यह 1867 के अधिनियम ने सरकारों को प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तक प्रकाशन को नियमित करने और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मदद की गई थी। अब आता है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के बारे में, कि राज्यसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया हुआ और यह विधेयक के जरिए टाउनिंग के कृत्य को दंडनीय बनाया गया। साथ ही यह विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के प्रावधान को देखते हैं तो विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट या जिला न्यायाधीश टाउट्स की सूची तैयार करने और उसे प्रकाशित कर सकती है। टाउट्स की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिषद में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। टाउट्स एक प्रकार का ब्रोकर होता है जिसमें क्लाइंट को भुगतान करने के बदले वकील उपलब्ध कराता है। इसके संदर्भ में यहाँ पर राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।